Hello everybody, welcome to social science class for CBSE board class 9th। और हमने अभी तक हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो हमने अभी तक अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के दूसरे पार्ट से जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता क्या है। इकोनॉमिक्स डेफिनेटली आपके सोशल साइंस का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये सोशल साइंस का वैसा पार्ट है जो सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन इससे रिलेट करता है। और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो एक इमेजिनरी विलेज के बारे में है, एक इमेजिनरी पालमपुर विलेज की जो स्टोरी है वो भी आपको यही बताता है कि कंजम्पशन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, जो भी आप मार्केट में खरीदने जाते हो वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसका पैसा कहाँ जाता है, उसके लॉज एंड प्रोसेसेस क्या है, इन सारी चीजों को हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो आज के लाइव वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके उसको पूछिए, और जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा आपको बीच में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है आप उसको कमेंट में क्वेश्चंस पूछते जाइए, मैं आपको आंसर करते जाऊंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स आएंगे हर दिन के लाइव क्लास के बारे में। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। Now before we start today's class, I will add certain things for your benefit. First is that you should study your class 9 social studies properly. You should know it by heart. I will not say that learn it by heart, but I will say know it by heart. You should be clear with every concept, because when you study your class 10 social studies, you will not face any kind of difficulty. If you're not clear with class 9th concepts, you will not be able to understand anything in either history, geography, political science, or economics in class 10. So to avoid all those kinds of hardships, please clear your concepts in class 9th. It will be very, very helpful for you. Your syllabus in class 9th is limited. It is not as vast as class 10. So understanding these and learning these and knowing these is easy. And for studying social science, ये जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ रट लेना होता है, सोशल स्टडीज तो सिर्फ रटने का ही सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल के साथ समझिए। आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद याद रहेगा, और एग्जाम के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ एक स्टोरी की तरह आपको लगेगा, स्टोरी की तरह उसको याद रखिए, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ बिल्कुल ही इजी रहेगा, और क्लास 10th में भी आप किसी तरह की डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। ओके, सो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, प्लीज लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो जो हमारा पहला चैप्टर है ये हमने इकोनॉमिक्स बुक से चूज किया है। सो पहला जो हमारा सेशन होगा क्लास 9th के लिए वो है इकोनॉमिक्स का। अगले वीडियो में फिर हम एक हिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे, फिर ज्योग्राफी का करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस का करेंगे। इसी तरह से एक एक वीडियो में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। ये चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक विलेज के आपको स्टोरी दिया गया है, एग्जाम्पल की तरह ये स्टोरी दिया गया है, एक फिक्शनल विलेज का, एक ऐसा विलेज जो एक्चुअली में कहीं इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सच्ची स्टोरी नहीं है ये, बट हाँ रियलिटी में ऐसा ही होता है। तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चैप्टर को देखते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. अब इस चैप्टर के थ्रू हम प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी दी गई है ऐसे विलेज की, एक हाइपोथेटिकल विलेज मतलब इमेजिनरी विलेज की, जिसका नाम है पालमपुर। वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग,
और अदर भी एक्टिविटीज वो लोग करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे छोटे फैक्ट्रीज बना के उस सामानों को बनाना। डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है कैटल्स रख के उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सब लिमिटेड स्केल पे होते हैं, बट मेनली वहाँ के लोग फार्मिंग में एंगेज्ड हैं। अब ये सारे एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, सब कुछ। तो जैसा आप जानते हैं, अपने कॉमन सेंस से भी आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपको आदमी चाहिए जो अपना श्रम मेहनत उसमें लगाएगा। फिर आपको पैसे चाहिए, आपको सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी, सामान इकट्ठा होंगे करने होंगे, जिस रॉ मटेरियल्स जिससे आपको सामान बनाना शुरू करेंगे, जिसका भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ही आप कोई भी काम, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। तो ये जो पालमपुर का स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह से वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करके जो गुड्स बनाने हैं विलेजर्स को, विलेज इस पालमपुर में रहने वाले विलेज के लोगों को, वो किस तरह से बनाते हैं। Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. All-weather road connects the village to Raiganj and further on to nearest small town of Shahpur. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस पैरा में जो विलेज है पालमपुर, उसके सिचुएशन को बताया गया है कि वो कहाँ सिचुएटेड है। तो वो एक ऐसी जगह में सिचुएटेड है जहाँ पर एक बड़ा विलेज रायगंज उससे 3 किलोमीटर दूर है, और एक छोटा शहर शाहपुर जो है वो उससे सबसे करीब है। और जो रोड शाहपुर से पालमपुर को कनेक्ट करती है वो एक अच्छी रोड है, आप किसी भी वेदर में उस पर ट्रैवल कर सकते हो। और इस रोड पे किस तरह के ट्रांसपोर्टेशंस या गाड़ियाँ दिखती हैं, व्हीकल्स दिखते हैं? बुलॉक कार्ट्स, मतलब बैलगाड़ी। फिर जो बकीज हैं उनका मतलब है कार्ट्स जो बफलोज चलाते हैं, मतलब भैंस के द्वारा चलाए जाने वाले कार्ट्स जिनमें गुड़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर अलग अलग जो मोटर व्हीकल्स हैं उनमें है मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक, सब कुछ। तो जो वहाँ पे जो विलेज में पुराने ज़माने की जो सवारी होती थी वो भी इस रोड पे दिखते हैं, और अभी जो नए ज़माने में जो मोटर व्हीकल्स हैं वो भी इस रोड पर दिखते हैं। इस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट से हैं, और उनके पास ही विलेज में मेजॉरिटी लैंड ओनिंग है, मतलब विलेज का जितना भी लैंड है उसमें से 80 जो फैमिलीज हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं उनके पास ही वो सारा लैंड है। अब आप क्लास 9th में हो तो इंडिया में क्या कास्ट सिस्टम है ये तो आपको ज़रूर क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। अपर कास्ट में 2 कास्ट आते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के जो कास्ट है वैसे फैमिलीज के लोग उस गांव में सबसे ज़्यादा लैंड ओनर्स हैं। उनके जो घर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और सीमेंट से बने हुए हैं। जो एससीज हैं, मतलब जो दलित्स हैं, उनका पॉपुलेशन 1/3 है विलेज के पॉपुलेशन का, और वो विलेज के एक कॉर्नर पे रहते हैं। उनके घर काफ़ी छोटे हैं और वो मड और स्ट्रॉ, मतलब घास फूस वाले घर में रहते हैं, मतलब झोपड़ी तरह के घर में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव electric connections, electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. अब वो जो गांव है वो प्रॉपरली इलेक्ट्रिफाइड है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है सारे घरों में, और इलेक्ट्रिसिटी से ही जितने ट्यूब वेल्स हैं फील्ड में वो चलते हैं, और छोटे बिजनेसेस को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अब पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है गवर्नमेंट का,
और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोगों की इलाज किया जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि पालमपुर जो है वो एक अच्छा ही गांव है। वहाँ पे अच्छे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ट्यूबवेल्स है तो इरिगेशन की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, 2 स्कूल्स भी हैं, हाई स्कूल भी है, हेल्थ केयर सेंटर भी है। तो ये सब जो एक इंडिया के एक प्रॉपर गांव में जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जो सुविधा सरकार देती है किसी भी गांव में, वो सारी सुविधाएं लगभग पालमपुर में है। अब इस पालमपुर की स्टोरी के थ्रू हम डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज को देखेंगे जो विलेजेस में होती है। अब इंडिया के विलेजेस में जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अदर एक्टिविटीज है जो नॉन फार्मिंग से रिलेटेड है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब। अब हम लोग इस स्टोरी के थ्रू दोनों तरह की एक्टिविटीज को देखेंगे, फार्मिंग को भी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी। अब प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इस विलेज में? Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन का मतलब होता है वैसी चीज़ों को का उत्पादन करना, उनको प्रोड्यूस करना जिनकी आपको आवश्यकता हो। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन के लिए? कि आपको लैंड, ज़मीन की ज़रूरत होती है, और अदर काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, फॉरेस्ट से आने वाली लकड़ी, मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की। अगर आप ये सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा कर लोगे नेचर से और आपके पास ज़मीन भी है, तो उनको बनाएगा कौन? आदमी की ज़रूरत है, तो आपको लेबर की ज़रूरत है। फिर जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है? पहला है टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब आपको टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, लोग काम कैसे करेंगे? उनको कुछ तो चाहिए, मशीन चाहिए, अलग अलग औजार चाहिए बनाने के लिए, कंप्यूटर्स, जनरेटर्स, ये सब कुछ। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इनको काफी लंबे समय तक प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा फॉर मेनी मेनी ईयर्स, तो इनको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है फिजिकल कैपिटल का वो है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे अगर मिट्टी से बर्तन बनाने वाला है तो उसको मिट्टी चाहिए, कोई अगर कपड़ा बनाने वाला है तो उसको धागा चाहिए। तो ये जो है वो रॉ मटेरियल्स हैं। और मनी भी हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल्स कहाँ से खरीदोगे? तो जो रॉ मटेरियल्स होता है और जो पैसा होता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो टूल्स और मशीन्स और बिल्डिंग्स के बिल्कुल उलट ये जो रॉ मटेरियल्स और मनी है ये हमेशा यूज होते जाते हैं प्रोडक्शन में, तो इनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन में वो है knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital, produce an output either to use yourself or to sell in the market. अब आपको कुछ बनाना है तो आपके पास ये सारी चीज़ें तो हो गई, आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब उसको नॉलेज भी चाहिए, उस सब चीज़ों को मिला के कैसे आपको एक नई वस्तु बनानी है, उसका उत्पादन कैसे करना है, उसके लिए नॉलेज चाहिए। तो ये सारे 4 रिक्वायरमेंट्स को मिला के आप कोई भी सामान बना सकते हैं, कोई वस्तु बना सकते हैं और उसका उत्पादन कर सकते हैं। अभी आप उसको खुद यूज करें या मार्केट में जाके बेचें। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है लैंड या अदर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर का। तीसरा है फिजिकल कैपिटल का। फिजिकल कैपिटल 2 तरह के होंगे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल का।
जो कि ह्यूमन बीइंग का नॉलेज होता है सारे सामान को, सारी वस्तुओं को मिलाकर एक नई वस्तु बनाने का। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। अब कोई भी जो प्रोडक्शन है वो यही सारी जो 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं इन्हीं को मिलाकर होता है। अब हम देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अब वहाँ जो लैंड है, एक विलेज में लैंड तो फिक्स्ड है, अब वहाँ के लोगों की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो टोटल वहाँ पे जितने पॉपुलेशन है, जो लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो लोग काम करते हैं, वैसे पॉपुलेशन के 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं अपने जीविका के लिए, आजीविका के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब या तो वो फार्मर हैं या कि दूसरे के खेतों पर काम करने वाले लेबरर्स हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms. अब इन लोगों का वेल-बीइंग कि लाइफ में क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है, वो उनके फार्म पे क्या प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, उस पर ही डिपेंड करता है। But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1916 Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब 1960 तक जितने भी लैंड को वो लोग फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट कर सकते थे, उतना पालमपुर के लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद कोई भी स्कोप नहीं है कि वो लोग अपने लैंड को बढ़ा सके कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन मतलब अनाज उपजाने के लिए, किसी भी तरह से फार्मिंग करने के लिए। अब जो लैंड मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है इंडिया में वो है हेक्टेयर। विलेजेस में आपको लोकल यूनिट्स भी मिलेंगे जैसे कि बीघा, कंठा एक्सेट्रा। 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. तो 1 हेक्टेयर ऐसा स्क्वायर है जिसका एक साइड 100 मीटर है, मतलब 100 100 100 100 इतना 100 मीटर्स चारों तरफ अगर है स्क्वायर, तो उतने लैंड एरिया को हम 1 हेक्टेयर बोलेंगे। अब दूसरा जो फैक्टर है, पहला तो है कि लैंड जो फिक्स्ड है उनका। अब दूसरा है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब लैंड तो फिक्स्ड है, उसको तो आप नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur, no land is left idle during the rainy season. Farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, fields are sown with wheat. अब यहाँ का जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो ये है कि गर्मी के जो रेनी सीजन में, जो खरीफ सीजन होता है, उसमें फार्मर्स जो है वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जो प्लांट्स कैटल्स को खिलाने के काम भी आते हैं। अक्टूबर दिसंबर में फिर यहाँ पे पोटैटो उगाया जाता है। उसके बाद ठंड के दिनों में, विंटर में जो रबी सीजन आता है, उसमें वीट उगाया जाता है। अब जो वीट का प्रोडक्शन है उसको फार्मर्स अपने घर के, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, और जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको मार्केट, जो रायगंज जो बड़ा विलेज है उसके मार्केट में जाकर बेच देते हैं। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane, it is raw form or as jaggery, is sold to traders in Shahpur. अब उस विलेज का एक पार्ट ऑफ लैंड में शुगरकेन मतलब गन्ना भी लगाया जाता है, ईख, और उससे वो लोग गुड़ बनाते हैं, जो कि शाहपुर, जो वहाँ का नियरेस्ट स्मॉल टाउन है, वहाँ के मार्केट में जाकर बेचते हैं। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. अब इतने सारी फसलें जो हमने पढ़ी अभी, उनको कैसे उगा पाते हैं पालमपुर के फार्मर्स? क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, ट्यूबवेल्स सारे खेतों में है, और वो ट्यूबवेल्स बिजली से चलते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में जल्दी आ गई थी, मतलब बाकी जगह से थोड़ा पहले ही आ गई थी. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा पहले ही आ गई थी, तो जब तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब तक लोग पर्शियन व्हील, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह का टूल होता है पुराने जमाने का, जिससे पानी निकाला जाता था कुएं से सिंचाई के लिए. तो पहले लोग उसको यूज करते थे. फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ ट्यूबवेल्स लगाए, जिसके देख के लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी से पानी निकालना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो सिंचाई के लिए उन सब लोगों ने ट्यूबवेल्स लगवा लिए. प्राइवेट ट्यूबवेल्स लग गए और 1970s में जितना भी कल्टीवेशन होता था 200 हेक्टेयर्स का, वो पूरा ट्यूबवेल से इरिगेटेड होता था. Not all villages in India have such high levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. अब हमारे कंट्री में कैसा है कि जो विलेजेस हैं, इनमें सिंचाई का जो भाग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई लेवल पे नहीं है. जो रिवर प्लेन्स हैं और जो कोस्टल एरियाज हैं, उनको छोड़कर बाकी बहुत ही कम ऐसे एरियाज हैं जिनमें अच्छी सिंचाई होती है. जो प्लेटोज एरियाज हैं, डेक्कन प्लेटोज हैं, उनमें इरिगेशन का लेवल बहुत ही कम है. तो टोटल जो इंडिया का कल्टिवेटेड लैंड है, उसमें से 40% से भी कम इरिगेटेड है. बाकी फार्मर्स जो हैं वो रेनफॉल पे ही डिपेंड करते हैं पानी के सोर्स के लिए. फसल उगाने में जो पानी की जो जरूरत होती है, उसके लिए वो लोग रेनफॉल पे आश्रित रहते हैं. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. अब यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी है, मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पे आप अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगा रहे हो. It is most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. पालमपुर में लोग मल्टीपल क्रॉपिंग फॉलो कर रहे हैं. सब ज़्यादा फार्मर्स दो क्रॉप्स तो उगाते ही हैं पूरे ईयर में, और बीच बीच में आलू की भी खेती करते हैं, जो कि थर्ड क्रॉप है. और ये पास्ट 15-20 ईयर्स से ऐसा चला आ रहा है. तो पालमपुर के क्या क्या मेन फसलें हैं, मेन क्रॉप्स क्या क्या है? वीट है, बाजरा है, शुगर केन है और पोटैटो है. अब आप इस टेबल को देखिए, कल्टीवेटेड एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स. इंडिया में कल्टीवेटेड एरियाज कितने थे? 50-51 में 129, 1990 से 91 में ये बढ़कर 157 हो गया. फिर 2001 में 156, फिर घट गया. फिर 2010-11 में 156, फिर 156, फिर 155, फिर 156, फिर 2015 में ये 155 पर आ जाता है. ये 2017 का डेटा है. तो इस डेटा से क्या समझ में आता है? इस डेटा का ये ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है. Is it important to increase the area under irrigation? Why? You have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information. You have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. The other way is to use modern farming methods. अब हमने देखा पहला कि मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए अगर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है आपके खेतों में, तो आप एक साल में 2-3 तरह के क्रॉप्स उगा सकते हो. अब दूसरा क्या तरीका है अपने फार्म पे प्रोडक्शन बढ़ाने का? वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करना. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या आता है? Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. अब yield जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है?
यील्ड जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है एक सिंगल सीजन में एक पीस ऑफ लैंड पे कितना क्रॉप प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब 1960s तक जो सीड्स जो यूज किए जाते थे कल्टीवेशन में वो ट्रेडिशनल थे, उनका यील्ड लेवल जो था वो काफी लो था और उनको सिंचाई की कम जरूरत पड़ती थी। फार्मर्स जो थे वो काउ डंग्स को यूज करते थे फर्टिलाइजर्स के जैसे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। अब 1960s तक सीड्स जो थे वो ट्रेडिशनल थे, उनमें कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं था। फार्म पे खाद के लिए गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेडिशनल सीड्स को इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती थी और इन सारी चीज़ों को फार्मर्स को प्रोडक्शन के लिए खरीदना नहीं पड़ता था, ये ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल थे गाँव में। अब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें ये कोशिश किया गया कि साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके इंडिया का जो प्रोडक्शन है, जो फार्म प्रोड्यूस है, उसको यील्ड को बढ़ाया जाए। तो यील्ड बढ़ाना कैसे पॉसिबल था? लैंड तो फिक्स था इंडिया का, लैंड तो नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो यील्ड कैसे बढ़ाया जाता? यील्ड को बढ़ाया गया डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके। तो इसमें एक हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को लाया गया जो कि ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले, जिनको HYV सीड्स बोलते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस दे सकते थे एक प्लांट से ही। मतलब एक प्लांट पे आपको जितने फल ट्रेडिशनली लगते हैं उससे ज़्यादा फल लगेंगे। As a result, same piece of land would now produce far larger quantities of food grain that was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers. अब जब HYV seeds आ गए तो इनको ट्रेडिशनल सीड्स से ज़्यादा पानी चाहिए होता था सिंचाई के लिए और इनको फर्टिलाइजर्स भी काउ डंग से सिर्फ काम नहीं चलता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते थे। And pesticides to produce best results. However, higher yields were possible only from a combination of HY seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. तो ये जो HYV सीड्स हैं इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता था और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ चाहिए होती थी। तो ये उसी ज़मीन पर जितना प्रोड्यूस पहले होता था, जितना यील्ड पहले होता था, उससे कई गुना ज़्यादा यील्ड दे सकते थे। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था वो ऐसा हो गया। HYV सीड्स, फार्म को मशीनरी को चलाने के लिए डीजल, इरिगेशन के लिए कैनाल्स, पंपिंग सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सारे कॉम्बिनेशन से जो फार्म का प्रोड्यूस है, सेम लैंड का प्रोड्यूस कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स थे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स थे, ये लोग कंट्री में फर्स्ट ऐसे एरिया के फार्मर्स थे जिन लोगों ने इन सारे टेक्निक्स को, न्यू फार्मिंग मेथड्स को अपनाया। ट्यूबवेल्स लगाए इरिगेशन के लिए, HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स सब कुछ इस्तेमाल किया। फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इन सारी चीज़ों को खरीदा जो फार्मिंग को इजी बनाते थे और इन लोगों को वीट के यील्ड में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वीट का प्रोडक्शन इनका कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो जो ट्रेडिशनल वैरायटी से पालमपुर में 1300 kg होता था पर हेक्टेयर, HYV सीड से वो बढ़कर 3200 kg हो गया पर हेक्टेयर। तो मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया सेम पीस ऑफ लैंड पर। अब उनके पास, फार्मर्स के पास ज्यादा सरप्लस वीट होता था मार्केट में सेल करने के लिए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से फार्मर्स को ज्यादा कमाई होने लगी क्योंकि उनके पास ज्यादा सरप्लस होता था, वो लोग ज्यादा बेच पाते थे। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, विल द लैंड सस्टेन। अब लैंड कैसा रहेगा, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके, जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आ गए उनको यूज़ करके लैंड कैसा रहेगा, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है, समझने में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।